हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड का जो सिलेबस है और इसके अंदर क्या-क्या पोस्ट आई है, कितनी पोस्ट आई है, आपको किस तरह फॉर्म फिल करना चाहिए, पूरी डिटेल बताऊंगा और आप किस तरह तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन 100% हो इसके अंदर। तो मैं आपको सारी डिटेल एक-एक अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक प्लीज़ देखना ताकि आपको पूरा इसमें जो है इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड। ये आप इसका मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। तो हम सीधा पेज 5 पे चलते हैं जहाँ पे पोजीशंस के बारे में जानकारी दी गई है। तो मैं स्टेनोग्राफर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट स्टेनोग्राफर फॉर नॉन टीएसपी एरिया। देखो इस बार वैकेंसी बहुत ही कम आई है। आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी से ओपन कंपटीशन में मात्र 9 सीट। ठीक है, पूरा मतलब पांचों कंपनियों को मिला के 9 सीट है। तो ये एक बहुत ही मतलब डिसहार्टनिंग है। मतलब इतनी कम पोजीशन दे रहे हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। पिछली बार अराउंड 67 के अराउंड कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो इस बार आपको आपको 80 टारगेट करके 80 से कम टारगेट मत करना। मैं तो कहता हूँ 85 टारगेट करके चलना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। 85 आपकी कट ऑफ जा सकती है इस बार, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। 9 ही सीटें हैं जनरल की तो। ठीक है, ओपन कंपटीशन मतलब जनरल, इसमें 9 ही सीटें हैं आपकी। टीएसपी एरिया के लिए भी मात्र 3 सीटें, मतलब मजाक चल रहा है एक तरह से, 3 सीटें दी है। पर कुछ नहीं कह सकते, गवर्नमेंट ने निकाला है नोटिफिकेशन। अब आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की बात कर लेते हैं और कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड। ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि भाई इसमें जिन जिन ने भरा है बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, आपका निकल जाएगा। क्योंकि इस बार 768 है टोटल पोस्ट। 204 है जो ओपन कंपटीशन, मतलब जनरल की भी 204 है। तो बहुत मजे होने वाले हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। 200 सीटें तो मतलब सरकार ने एक तरह से दया ही कर दी। वरना आप देखो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट केवल 11 सीटें, आपने भी ऊपर देखा 3 सीटें, 9 सीटें इस तरह दे रहे हैं इस पोजीशन पे। और एक जूनियर अकाउंटेंट, दो पोजीशन ऐसे जिस पे सरकार काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकालती है। तो इन इसके लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है वो इस बार भाई अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आपके लिए मतलब डू और डाई की सिचुएशन है ये, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा चांस है, आप जॉब लग सकते हो। ये देखो इसमें भी 56 पोजीशन है। तो इस कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पोजीशन दे रखी है उन्होंने। ठीक है, और सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई। अब सैलरी स्ट्रक्चर जूनियर अकाउंटेंट का तो आप देखते हो 33,000, स्टेनोग्राफर का देखो 33,800, और जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड 20,800। भाई सैलरी मतलब आईए की सैलरी होती है ना, ऑलमोस्ट इतनी है। ये जूनियर असिस्टेंट की थोड़ी कम है, क्योंकि आईए को 26,000 मिलने लग जाते हैं। जब वो मतलब जो पीरियड होता है ना ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद 26,000 मिलता है आईए को। आपको यहाँ 20 मिलेंगे। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आईए की सैलरी होती है 14,000, सॉरी 18,000, आपको 14,600 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि लेवल 5 जॉब है इसलिए थोड़ा कम है सैलरी। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दे रखी है, तो मैं आपको सीधा कमर्शियल असिस्टेंट की बता देता हूँ, स्टेनोग्राफर वगैरह की। और सेम जैसे आपको कोई ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, दिल्ली जो नीलिट है उससे कोई आपके पास कंप्यूटर कोर्स, एफिलेटेड कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। कोपा वगैरह होना चाहिए, अगर किसी के पास कोपा है तो वो भी भर सकता है। डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डीपीसीएस का सर्टिफिकेट हो तो वो भी भर सकता है। और अदर कोई स्टेट काउंसिल या वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू किसी ने कुछ किया, डिग्री डिप्लोमा लिया हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो वो भर सकता है। तो कोई इशू नहीं, ये तो आप देख लेना, ये तो आपने फॉर्म भर ही दिया होगा। सेम अप्लाई फॉर जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड, सेम वही है, सबके लिए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आरएससीआईटी का अगर आपके पास हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से जो ये करवाती है आरएससीआईटी का कोर्स, तो अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई जब भी फॉर्म भरो तो याद रखना कि नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर होना जरूरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको इसको हमेशा यस भरना है। फॉर्म में आता होगा ना ये, कि आप राजस्थानी कल्चर जानते हैं तो वहाँ पे यस भरना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में दे रखा है। अब हम सीधा सिलेबस पे चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। एज लिमिट आप अगर पढ़ लेना है तो सारा नोटिफिकेशन 42 है, काफ़ी ज़्यादा एज लिमिट है। एज लिमिट की तो दिक्कत होगी नहीं किसी को।
और किसी ने कुछ पदक वदक जीते हों तो उसके लिए भी भाई रिजर्व होते हैं। तो आप देख लेना यार, किसी ने अगर कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ पदक जीते हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो उसका। अब हम सीधा चलते हैं इसके सिलेबस पे। ये गाइडलाइंस हो गई, फोटोग्राफ वगैरह कैसे अपलोड करना है ये सब हो गया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ऑल राइट, ठीक है। ये असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का है। देखो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर तो थोड़ा टफ एग्जाम है। ये तो ऑफिसर लेवल की जॉब है, लेवल 11 की जॉब है, तो इसमें तो थोड़ा टफ आएगा। अगर कोई दे रहा है तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उसको। सेक्शन भी सबका सेम है, आप देखना सेक्शन भी सबका सेम मिलेगा आपको, 40% वेटेज वाला। जूनियर लीगल ऑफिसर। और अब हम आ गए हैं स्टेनोग्राफर पे। ठीक है, ये है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टेनोग्राफर से। ठीक है, तो पहली अ, जो स्टेनोग्राफर है, पहली चीज तो आप इसके बारे में ये समझ लीजिए, इसके अंदर आपको क्या आनी चाहिए, आशुलिपि। इसको बोलते हैं ना स्टेनोग्राफर, आशुलिपिक। हिंदी में बोलते हैं आशुलिपिक। तो जो शॉर्ट हैंड करते हैं, मतलब जो जैसे न्यूज़पेपर वाले होते हैं, तो बहुत बड़ी न्यूज़ होती है ना, तो आशुलिपिक रखते हैं। तो फटाफट छोटे छोटे एक वर्डिंग्स होती है उसमें, उस न्यूज़ को डिस्क्राइब कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। एक तरह से लैंग्वेज सीखना हो गया, नई लैंग्वेज सीखना हो गया, जिसमें हम बहुत बड़ी न्यूज़ को छोटे छोटे अक्षरों में डिवाइड कर सके। तो इसलिए इसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं। देखो इसमें थोड़ा उल्टा है, जैसे इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट में तो क्या था तो ये 40% का ये वाला पार्ट। लेकिन क्या था इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट में, जो ये वाला पार्ट है ना, वो फेज मतलब पार्ट टू था। ठीक है, पार्ट टू बोलते हैं उसको। इसमें क्या है, कोई टेक्निकल चीजें नहीं पढ़नी है आपको। मतलब जैसे इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट में और अदर एग्जाम्स में तो क्या है, आपको क्या पढ़ना पड़ता है, कोर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लो अगर JEN AEN का हो गया तो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल वाला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ पे केवल आपको जनरल चीजें पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये सब नॉर्मल चीजें, ये सब पढ़नी होती है। तो अब मैं इसका बता देता हूँ, ये इसमें जो ये पेपर लगता है ना, 40% लिखा हुआ है, ये 200 नंबर का लगता है भाई। ये 200 नंबर का पेपर होता है, ये याद रखना भाई। ये 200 नंबर का पेपर होगा। तो रीजनिंग कितने नंबर की होगी मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने बना रखा है। रीजनिंग होगी आपकी 60 नंबर की, मैथमेटिक्स होगी 40 नंबर की, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस होगी 60 नंबर की, हिंदी जनरल होगी 20 नंबर्स एंड इंग्लिश जनरल वुड बी 20 मार्क्स। सो यू कैन कैलकुलेट द मार्क्स। यहाँ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे, 200, जब आप इनको ऐड करोगे, 60 40 100 160 180 एंड 200। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स वुड बी विल बी 200। और इसका 200 में से कट ऑफ कैसे निकालेंगे, इसका 40% कर लो। ठीक है, तो मतलब 200 का 40% कितना हो गया, ये 80 नंबर में से आपका कैलकुलेट होगा। तो सपोज आपके, मैं बताता हूँ कैलकुलेट करके कैसे निकालते हैं। 150 नंबर आ गए सपोज इस पेपर में आपके। ठीक है, ये 40% वेटेज वाला है ना, इसमें आपको 150 नंबर आ गए इन पांचों सब्जेक्ट में मिला के। तो आपके नंबर कैसे काउंट होंगे, 150 का 40% निकालो, 30 नंबर आपके काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह आपके नंबर काउंट होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि मार्किंग वगैरह कैसे होती है। पर ये आप देख लो, नंबर इस तरह काउंट होंगे इसमें। वन 150 का 40% निकालोगे तो 30 ही आएगा। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो पेपर बी की बात करते हैं, हम आते हैं वापस। ये तो हो गया पार्ट ए, 40% वेटेज वाला। अब इसका 60% वेटेज है ना। हाँ, पहले इसका ये देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग शेप्स एंड मिरर। ये आप ना RS अग्रवाल की बुक से पढ़ लेना, आराम से आपका हो जाएगा कवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स देखो, इसमें सबसे आसान बात है कि मैथमेटिक्स, ये कोर्स बहुत इजी है पढ़ना। 10वीं तक की मैथमेटिक्स है। अब इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में तो 12वीं तक की आती है मैथमेटिक्स, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपको केवल समय, चाल, दूरी, टाइम एंड वर्क हो गया आपका, थोड़ा सा आप ये पढ़ लेना। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करके जाना, जैसे टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हो गए आपके। और जैसे आपको हो गया जो
साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह होते हैं, ये सब इन इन सब के फॉर्मूलाज आपको पढ़ के जाने हैं ना, ये अच्छे से पढ़ के जाना। जो ज्योमेट्री हो गई उसके भी थोड़े फॉर्मूला, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप वगैरह, ऑल दी थिंग्स ये आप पढ़ के जाना। सो इसके बाद हम आते हैं जनरल नॉलेज। तो मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको एक न्यूज़ पहले बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं आपको ये एक पेज खोल देता हूँ। तो उपेन यादव जी हैं, राजस्थान बेरोजगार संघ के हेड है। तो इनका एक कमेंट आया कि बिजली विभाग की भर्तियों में राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ दिया गया है और परीक्षा केंद्र राजस्थान में जल्दी जल्दी होने के मतलब सेंटर भी राजस्थान में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सामान्य ज्ञान जोड़ दिया गया है, इसका मतलब देखो क्या है, इनकी मांग ये थी कि भाई 80% सामान्य ज्ञान राजस्थान का होना चाहिए। तो आप समझ रहे हो इसका मतलब, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अब जो राजस्थान, इसमें से जो जीके का पार्ट होगा ना, तो इसमें से जितने भी प्रश्न आएंगे उसका कम से कम 70 से 80% मिनिमम आप मान के चलो कि 70% राजस्थान से ही आने वाला है। अगर गवर्नमेंट पूरी मांग भी नहीं मानती, अभी तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वो 80% तक दे देंगे, पर अभी कंफर्म नहीं है ऐसा कुछ, ये तो बोला ही है। बोल कुछ और देते हैं, कर कुछ और देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन राजस्थान जीके का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है, ये आप याद रखना। तो अगर यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 60 नंबर के प्रश्न आएंगे यहाँ से, ठीक है। 60 नंबर के अगर प्रश्न आ रहे हैं तो आपको राजस्थान जीके के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। राजस्थान का जो करंट अफेयर है, कौन किस पोजीशन पे है, राजस्थान को लोकायुक्त कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, जो है आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है इस वक्त, या किसी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष कौन है, राजस्थान एसएमएस का अध्यक्ष कौन है, इस तरह के सारे प्रश्न आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनके हेड कौन है, राजस्थान के भी और देश के भी, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं यूएन का हेड कौन है, यूएन की पहली महिला हेड कौन है, जो डब्ल्यूटीओ की हेड बनी है अभी, वो कौन है। इस ये सब क्वेश्चन आप थोड़ा ना प्रिपेयर करके जाना अच्छे से। हिंदी ग्रामर ये क्लास 10th लेवल, आप क्लास 10th की और 9th की बुक से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हिंदी ग्रामर में पूछेंगे यार, देखो एक तो वाक्य शुद्ध करो, ठीक है, पर्यायवाची शब्द बताओ, विलोम शब्द बताओ, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सब भी पूछ सकते हैं। बाकी गद्यांश आएगा एक, आपका 100% गद्यांश का प्रश्न आता है, तो गद्यांश आपको वहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसमें भी सेम गद्यांश आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह आ जाएंगे। आपको वोकेबलरी ढंग से पढ़ के जानी है, ठीक है। और इसमें भी पैसेज आएगा, और पैसेज के अलावा भी कुछ जो एरर करेक्शन आते हैं ना, क्योंकि आईबीपीएस एग्जाम ले रही है, उसका फेवरेट टॉपिक होता है भाई एरर करेक्शन के प्रश्न डालना। तो एरर करेक्शन के प्रश्न भी इसमें से आएंगे। तो ये आप बहुत अच्छे से देखना इसको भी, मतलब देखो इसमें पास होने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे ज्यादा नंबर लाने का, जीके में आप पूरे में से पूरे तो नहीं कर सकते, तो हिंदी इंग्लिश में कोशिश करना कि आप अच्छे से पूरे में से पूरे कर लो। रीजनिंग और मैथ में भी कोशिश करना कि पूरे में से पूरे कर लो, ठीक है। तो अगर ये 140 नंबर के, ये जो टोटल है ना, रीजनिंग मैथ और हिंदी इंग्लिश मिला के हो जाते हैं 140 नंबर। इसमें से अगर आप 120 भी ले आओगे ना, और जीके में 30 नंबर भी ले आए आप 60 में से, तो आपका काम निकल जाएगा। 150 से कम की तो सोचना मत। 150 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 150 में कोई गारंटी नहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार हो सकता है कि आपको अगर रैंक लानी है, मतलब अच्छी पोस्ट चाहिए, तो 160 तक आपको नंबर लाने पड़ेंगे 200 में से, तभी मिलेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नीचे आ जाते हैं भाई, 60% वेटेज किसका है। 60% है, एक तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट है, उसका टाइपिंग, और हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट उसकी टाइपिंग। देखो इसमें क्या होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट आपको पता है ना, शॉर्ट हैंड मतलब आशुलिपि होता है वो, ठीक है। तो इसमें आपको वो वर्ड देंगे जो कन्वर्टेड होंगे, जो आप आशुलिपि में लिखते हो ना, तो जो कन्वर्टेड वर्ड्स है उसको टाइप करना है आपको एक तो, ठीक है। तो उसी का इंग्लिश में होगा, उसी का हिंदी में होगा, ठीक है। एक के लिए 10 मिनट दिए, एक के लिए 60 मिनट, तो टोटल 70 मिनट का पेपर होगा पहला, दूसरा भी 70 मिनट का होगा, 100 मार्क्स के होंगे। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। मान लो आपने इस 200 में से 150 ले आए आप, ठीक है। तो 150 का कितना निकलेगा, 60% निकल जाएगा साहब। तो कितने नंबर हो गए, 45। तो कितने नंबर हो गए, 45 नंबर हो गए। तो टोटल मार्क्स कितने हुए फिर आपके, कट ऑफ कैसे देखो निर्धारित होती है। टोटल मार्क्स हो गए आपके 30 + 45, 75। पेपर वन में 30 आए, पेपर दो में 45 आए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके 150 नंबर आए पेपर ए और बी दोनों में, तब जाके आपके इतने मार्क्स बनेंगे 75। पिछली बार कट ऑफ गई थी 67, ठीक है। लेकिन याद रखना, कट ऑफ से कम 7-8 नंबर ऊपर रहना है, नहीं तो रिजर्व लिस्ट में आ जाओगे। और और एक और स्कीम होती है गवर्नमेंट की, जो ज्यादा मतलब उम्र में बड़ा होगा उसको पोस्ट जल्दी देंगे। सपोज आपके नंबर और एक अन्य व्यक्ति के नंबर बराबर है,
आपकी उम्र 28 साल, उसकी है 30 साल, तो 30 साल वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, आप 28 साल के हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये नियम होता है सरकार का, तो ये ध्यान रखना आप। इसके बाद हम आ जाते हैं, तो ये आपका स्टेनोग्राफर का पूरा हो गया। अब जूनियर असिस्टेंट पे हम आ जाते हैं, कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड पे। फेज वन हो गया भाई, वेटेज 40%, सब कुछ सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। जो मैंने अभी स्टेनोग्राफर के लिए बताया सेम चीज अप्लाई होगी यहाँ पे। यहाँ पे आप देख लो, सेम मैथमेटिक्स क्लास लेवल 10th, हिंदी इंग्लिश, इस सिलेबस में कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे अंतर आता है फेज टू में, 60% वेटेज, ठीक है। तो 60% वेटेज के अंदर यहाँ पे स्पीड टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होगा। देखो एफिशिएंसी टेस्ट तो ना पूरी दुनिया सही कर लेती है, स्पीड टेस्ट में होते हैं असली चुनौती। यहाँ आपको ना बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। आप टाइपिंग का ध्यान रखो, चाहे स्टेनोग्राफर हो या असिस्टेंट कमर्शियल सेकंड हो, सिलेक्शन तो आपका टाइपिंग से ही होगा। यहाँ पे जितनी अच्छी जो टाइपिंग करेगा ना, देखो यहाँ पे 50 नंबर की ये है, 50 नंबर की ये है। कोशिश करो कि आप इतनी अच्छी टाइपिंग करो कि इस 25 इन जैसे इस 25 में से आप 20 तक पहुंच जाओ, और इस 25 में से तो आपको कम से कम 24-25 मार्क्स गेन करने हैं। यहाँ पे 25 में से 24 तो मिनिमम आने चाहिए आपके। तो आपको एफिशिएंसी टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करनी है, और स्पीड टेस्ट में ना लोगों के 10-10 नंबर आते हैं 25 में से, ये याद रखना आप, 25 में से 10-10 नंबर, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है स्पीड टेस्ट। तो भाई अपनी स्पीड कम से कम, अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए ना, तो 60 वर्ड्स पर मिनट, इतनी तो आप स्पीड बना लो अपनी, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इतनी बना ली ना, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सब आके यहीं फंसते हैं। इस पेपर में ना सब 140 तक ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टफ पेपर नहीं आता ये। लेकिन इस पेपर में आके सबकी हालत खराब होती है, इस 60% में से ना लोगों को नंबर लाना भारी हो जाता है। और फिर कट ऑफ, मैं कह रहा हूँ कट ऑफ से कम 7-8 नंबर ऊपर रहना है। पिछली बार एक बंदे का मुझे पता है 69 कट ऑफ थी, उसके 73 नंबर आए थे, फिर भी वो 0.1 मार्क्स से रह गया। आप सोचो कितना दुख होता है, एक एक नंबर से रह जाता है आदमी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। और टाइपिंग की प्रैक्टिस करना तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरे हिसाब से एग्जाम कभी भी लग सकती है अब। वैसे तो गवर्नमेंट का भी नोटिफिकेशन आया नहीं, एग्जाम का कुछ नहीं बताया उन्होंने कब लगनी है। लेकिन आप फिर भी सरकार अगर जल्दीबाजी करेगी, क्योंकि आईबीपीएस का रिकॉर्ड होता है जल्दी एग्जाम लेने का थोड़ा, तो आईबीपीएस वाले हो सकता है 50-60 दिन में भी ले ले एग्जाम। पिछली बार तो इतनी जल्दी नहीं लिया था, जुलाई एंड में लिया था इन्होंने। लेकिन इस बार आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। अब हम आते हैं, हाँ इसका एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पेपर लगेगा ना, उसका पैटर्न होगा ओमनी बस। मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, आपने कभी सुना होगा नहीं, पता नहीं सुना है नहीं होगा। इसको बोलते हैं ओमनी ओमनी बस, ठीक है। तो ओमनीबस पेपर क्या होते हैं? ओमनीबस का मतलब होता है कि पेपर में कोई भी सब टाइप नहीं होगा। हो सकता है कि पहले 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाए, फिर उसके बाद हिंदी स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट हो जाए, फिर 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आ जाए, फिर उसके बाद जीके स्टार्ट हो जाए। पेपर मिक्सअप होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सेक्शन ए रीजनिंग दे देंगे, सेक्शन बी ये दे देंगे, सेक्शन सी ये दे देंगे। कुछ भी कहीं कहीं भी हो सकता है, इसलिए अपने अपने आप को उसी तरह प्रिपेयर करें। क्योंकि कई लोग होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि रीजनिंग पहले कर लेते हैं एक साथ, तो रीजनिंग के क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे आपको सारे एक साथ एक जगह पे, तो उससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ऐसा ना अपने अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करना कि आप जब पेपर देने जाओ ना वहाँ पे, तो आपको यार वो दिक्कत ना हो कि यार रीजनिंग के सारे प्रश्न कहाँ गए, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका पेपर छूट जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको ये ओमनीबस अप्रोच अपनानी है। आपको पता, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यार पहले रीजनिंग आ गई, फिर अब उसके बाद एक क्वेश्चन जीके का आ गया, फिर इंग्लिश का आ गया। तो उसको मैनेज कर लेना आप, है ना। तो इसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ कि यार इसमें क्या होने वाला है। जैसे यार जनरल कैंडिडेट के लिए ना 30% मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है, ईच कैटेगरी में, तब तो आप कंसिडर होगे, वरना वैसे बाहर हो जाओगे। मिनिमम 30% नहीं लाओगे तो वैसे ही बाहर हो जाओगे, ये आप चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के पेपर के अलावा दोनों बाकी तीनों जो क्वेश्चंस आएंगे तीनों सब्जेक्ट्स के, वो दोनों में आएंगे, मतलब बायलिंगुअल आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगी। हिंदी में हिंदी ही आएगी, इंग्लिश में इंग्लिश आएगी, बस, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना इस चीज को, नेगेटिव मार्किंग नहीं हटी है, नेगेटिव मार्किंग होगी। और जब आप मतलब आपका दोनों हो जाएगा सिलेक्शन दोनों में, फिर आपका डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। सो तो यार प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कीजिए।
बाकी और किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दो। और एक ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ये प्रिंट आउट ज़रूर रखना, ई रिसिप्ट का। बाद में पता चले अगर आपका फॉर्म में कुछ इश्यू हो तो आप दिखा सको कि हाँ मैंने जो है पेमेंट करी थी। ये दो चीज़ें ज़रूर रखना, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ई प्रिंट, ठीक है। बाकी और सब चीज़ें तो आप पढ़ लेना, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको और अगर किसी एग्जामिनेशंस के बारे में पूछना है, उसकी डिटेल वीडियो बनवानी है, तो आप बता देना मुझे, मैं उसके बारे में बना दूंगा, ठीक है। तो यार वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।